नमस्कार दोस्तों, मनोविज्ञान के आज के वीडियो में समृद्धि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं जेबी गुप्ता। कल हम पढ़ रहे थे अधिगम अंतरण क्या है। हमने ये देखा कि अधिगम अंतरण क्या है, अधिगम अंतरण के कौन कौन से प्रकार हैं तथा वो कौन कौन सी दशाएं हैं जो अधिगम अंतरण में सहायक होती हैं, इसके बारे में अध्ययन किया हमने। अब बात आज हम करते हैं अधिगम अंतरण के सिद्धांत कौन कौन से, थ्योरीज ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, मतलब अधिगम अंतरण के सिद्धांत की थ्योरीज कौन कौन सी है प्रचलित हुई है, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मानसिक अनुशासन का सिद्धांत। ये जो मानसिक अनुशासन का सिद्धांत है सबसे प्राचीन सिद्धांत है। कह रहा है एक मानसिक अनुशासन, जैसे इस शब्द से ही है कि किसी एक मानसिक अनुशासन या मानसिक कॉन्सेप्ट एक बन जाना या किसी एक प्रकार के मानसिक शक्ति का विकास हो जाना, उसकी बात कर रहा है। जैसे आपने अगर बुद्धि में पढ़ा होगा विनय का सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत लगभग उससे मिलता जुलता ही है। तो वही कह रहा है मानसिक अनुशासन का सिद्धांत ये क्या कहता है कि मानसिक शक्तियों के विकसित हो जाने पर व्यक्ति में एक मानसिक कार्य प्रणाली बन जाती है। कोई भी मानसिक शक्ति विकसित हो जाती है तो व्यक्ति में एक मानसिक कार्य प्रणाली बन जाती है जो सभी परिस्थितियों में सीखने में सहायक होती है। मतलब कहने का मतलब है एक मानसिक शक्ति का विकास अगर हो गया है तो उसका प्रयोग वो हर परिस्थिति में कर सकता है। इसीलिए इसमें लिखा है कि जो सभी परिस्थितियों में सीखने में सहायक होती है, अर्थात अंतरण स्वतः होता है, केवल मानसिक क्रियाओं का विकास एवं अभ्यास होना चाहिए। अर्थात अंतरण अपने आप हो जाता है कि अगर बस मानसिक क्रियाओं का विकास हो और कुछ नहीं, और मानसिक क्रियाओं का जो विकास है वो अभ्यास द्वारा किया जा सकता है। मतलब कहने का मतलब यह है किसी भी मानसिक क्रियाओं का विकास हम अभ्यास द्वारा कर सकते हैं। जैसे कोई कहानी पढ़ना है या कविता रटनी है या कोई चीज सीखना है तो अभ्यास द्वारा हम उसको कर सकते हैं। ये चीज इन्होंने कहा है। जैसे इन्होंने दिया है कि अगर तर्क शक्ति का विकास हो गया तो उसका हम प्रयोग हर क्षेत्र में कर सकते हैं। निरीक्षण शक्ति का विकास हो गया तो उसका प्रयोग हम हर क्षेत्र में कर सकते हैं। कहने का मतलब है एक मानसिक अनुशासन का विकास अगर हो गया है तो वह हम हर परिस्थिति में हर क्षेत्र में कर सकते हैं, या कोई दूसरे क्षेत्र में का कार्य अगर हम कर रहे हैं तो वो उसमें स्वतः ही ट्रांसफर हो जाता है, स्वतः ही उसमें सहायक हो जाता है या स्वतः ही उसका अंतरण हो जाता है। इसलिए लिखा है कि सिद्धांत के अनुसार मानसिक शक्तियों के विकसित हो जाने पर व्यक्ति में एक मानसिक कार्य प्रणाली बन जाती है जो सभी परिस्थितियों में सीखने में सहायक होती है। सभी परिस्थितियों में एक मानसिक कार्य प्रणाली बन गई, वो सभी परिस्थितियों में सहायक होगी, अर्थात अंतरण स्वतः होगा। केवल मानसिक क्रियाओं का विकास एवं अभ्यास होना चाहिए। मानसिक क्रियाओं का विकास हो गया, वो अभ्यास में आ गया है तो उसका अंतरण हम स्वतः कर लेंगे। दौड़ने का अभ्यास हो गया तो कहीं भी दौड़ करना हो तो उसका हम विकास स्वतः कर सकते हैं। कोई भी चीज करने, तर्क शक्ति का विकास होगा तो उसका हम प्रयोग जीवन के हर क्षेत्र में कर सकते हैं। रटने की शक्ति का विकास होगा तो उसका प्रयोग हम जीवन के हर क्षेत्र में कर सकते हैं। निरीक्षण शक्ति का विकास होगा तो उसका भी प्रयोग हम जीवन के हर क्षेत्र। कहने का कोई मतलब यह है कि एक मानसिक अनुशासन का विकास हो गया है तो वो हम हर परिस्थिति में कर सकते हैं और या यूं भी कह सकते हैं कि वह स्वतः ही सहायक उसमें अंतरण हो जाता है। इसीलिए लिखा है अंतरण स्वतः होता है, अंतरण स्वतः ही हो जाता है। और कोई भी मानसिक अनुशासन विकसित करने के लिए अभ्यास के द्वारा हम विकसित कर सकते हैं। कोई भी मानसिक अनुशासन, इसमें लिखे नहीं है लेकिन ध्यान रख लीजिए कि कोई भी मानसिक अनुशासन हम अभ्यास द्वारा विकसित कर सकते हैं, ये इसमें कहा गया। इसका विरोध हुआ, इसका खंडन किया गया, सबसे प्राचीन है, लेकिन 1890 में विलियम जेम्स ने अपने प्रयोगों द्वारा उन्होंने 2 कविताएं याद की। एक कविताएं समान रूप से अभ्यास किया। एक कविता याद करने में उनको 52 मिनट का समय लगता है, दूसरे में 38 मिनट का अभ्यास बराबर करने के बाद। तो ये, और 1924 में इन्होंने थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत का खंडन किया प्रयोग द्वारा सिद्ध करके। उन्होंने फ्रेंच और लैटिन तथा जीव विज्ञान के छात्रों में तुलना करके देखा जो समान नहीं मिली। तो 1890 में विलियम जेम्स ने, 1924 में थॉर्नडाइक ने प्रयोग द्वारा इस सिद्धांत का क्या क्या खंडन किया।
बोला ये सिद्धांत सही नहीं। फिर आता है दूसरा समान अव्यय का सिद्धांत, जो थॉर्नडाइक महोदय ने दिया। समान अव्यय, अव्यय मतलब समान पार्ट। ये सिद्धांत आपने थॉर्नडाइक का सिद्धांत हमने पढ़ाया था सीखने के सिद्धांत में, उसमें गौड़ नियम था एक समानता का नियम। सेकेंडरी प्रिंसिपल उनका जो था थॉर्नडाइक के सिद्धांत का, प्रयासन त्रुटि का, उसमें समानता का याद आ रहा होगा आपको। समानता का सिद्धांत ये कहता है कि अगर कोई समस्या सामने आती है तो ये देखता है इससे मिलती जुलती समस्या कब आएगी मेरे पास, और उसमें हमने क्या समाधान किया था वही समाधान यहाँ पर भी करते। तो वो उसी के सिद्धांत का विस्तार है। सदस्यता कहें या समानता का एक ही बात है। उस थॉर्नडाइक के उसी सिद्धांत का प्रतिपादन है। इसमें क्या है कि जो हम सीख चुके हैं और आगे जो सीखने जा रहे हैं, उन दोनों परिस्थितियों में कितने अव्यय समान है। जितना पॉइंट समान होगा उतना ही अंतरण होगा। वही कह रहा है अंतरण उसी अनुपात में होगा जिस अनुपात में विषय वस्तु, दृष्टिकोण, विधि आदि बातें समान होंगी। ये बातें 10% समान है तो 10% अंतरण, 20% समान है तो 20% अंतरण होगा, 100% समान है तो 100% अंतरण होगा, 80% समान है तो 80%। जितना समान है समान अव्यय का सिद्धांत ये कहता है। जितना समान है जितना परसेंट उतना परसेंट अंतरण होगा। जितना परसेंट विषय वस्तु, दृष्टिकोण, विधि आदि जो हमने सीखा है और जो सीखने जा रहे हैं, उन दोनों में जितने परसेंट भी समानता होगी उतना ही ट्रांसफर होगा, उतना ही अधिगम अंतरण होगा। ये थॉर्नडाइक महोदय कहते हैं। जैसे पियानो बजाने का ज्ञान टक्कर में जितना दोनों में समानता है उतना ही परसेंट उसमें सहायक होगा। कार चलाने का ट्रक चलाने में ये नहीं पूरी तरह सहायक हो जाएगा, उतना ही परसेंट होगा। 10% है सहायक, 10%, 10% समानता है, 10% ही सहायक होगा। गणित का ज्ञान भौतिक विज्ञान सीखने में तो जितना समानता होगी उतना ही ट्रांसफर। सिंपल सी बात है, जितना समान उतना ट्रांसफर। 10% समान, 10% ट्रांसफर। जो सीखा है और जो सीखने जा रहे हैं, दो चीज, जो सीखा है और जो सीखने जा रहे हैं, दोनों में जितनी समानता होगी, जितने परसेंट भी समानता होगी उसके विषय वस्तु, विधि, प्रवृत्ति में उतने परसेंट ही ट्रांसफर होगा। ये थॉर्नडाइक महोदय कहते हैं समान अव्यय के सिद्धांत में। फिर आज बात आती है सामान्यीकरण। नेक्स्ट आता है सामान्यीकरण का सिद्धांत, जो CS जूड ने 1908 में प्रतिपादित किया। किसने? CS जूड। सामान्यीकरण मतलब एक निश्चित नियम, हमने अभी पीछे भी बताया था, सामान्यीकरण आया था पीछे टॉपिक में, तो उसमें सामान्यीकरण का मतलब एक निश्चित नियम बना लेना। इसके अनुसार सीखने का अंतरण वास्तव में छात्रों द्वारा कुछ सामान्यीकृत सिद्धांतों के निर्माण के फलस्वरूप होता है। कहने का मतलब कोई भी चीज सीख लिए है, जान लिए है, तो दिमाग में एक निश्चित नियम, एक निश्चित सिद्धांत बन गया है। और भी चीज जो हम सीखने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं, तो उसमें वह जो हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट बन चुका है, वो कॉन्सेप्ट फायदा करता है, सहायक होता है। इसमें इसीलिए कहा गया, इसमें छात्र अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर कुछ सामान्य नियम बना लेते हैं। जैसे हमने पानी का उदाहरण दिया था कि अगर तरल पदार्थ जिस भी पात्र में भरा जाएगा उसमें उसका आकार ग्रहण कर लेगा, ये एक सामान्य नियम बन गया दिमाग में। तो इसका प्रयोग हम घर में पानी टपकता है उसमें भी करते हैं, उसमें लोटा में भी भरते हैं, बाल्टी में भी भरते हैं, टब में भी भरते हैं, ड्रम में भी भरते हैं, भरते नहीं भरते। तो वही चीज है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं तो जिसका लगा लेते हैं। इन्होंने एक प्रयोग किया था अपवर्तन का नियम, कुछ छात्रों को अपवर्तन का नियम बताया, CS जूड ने प्रयोग करके इसका बताया, और कुछ छात्रों को अपवर्तन का नियम नहीं बताया। तो उन्होंने कहा एक वस्तु पानी में डुबोई और उसमें लाल निशान लगाने को कहा प्रत्येक छात्र को। तो जिस छात्रों को अपवर्तन का नियम बताया हुआ था या जिस छात्रों को प्रशिक्षण दिया था, उन्हें अपवर्तन का नियम उनके दिमाग में था, उनके निशान सही निकले, और जिनको नहीं पता था अपवर्तन का नियम, उनके निशान सही नहीं निकले। तो ये CS जूड ने अपने सिद्धांत प्रयोग करके इसका प्रतिपादन किया कि इसीलिए सामान्यीकरण का सिद्धांत है। अन्य परिस्थितियों में कहता है, अन्य परिस्थितियों में तभी, और ये भी है
जिसका प्रयोग अन्य परिस्थितियों में करते हैं, और यह अन्य परिस्थितियों में तभी करते हैं जब दोनों परिस्थितियों में कुछ समानता होती है। हमने कहा तरल पदार्थ है और ठोस भरने के लिए करेंगे तो होगा नहीं, वो भी तरल चीज है तो हम उसको भरने के लिए कर ले। कहने का मतलब दोनों परिस्थितियों में कुछ ना कुछ समानता होगी, तभी हम जो हमारे दिमाग में एक सिद्धांत विकसित है उस सिद्धांत का हम प्रयोग करेंगे। हमारे दिमाग में गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत विकसित है तो गुरुत्वाकर्षण से संबंधित कोई भी चीज होगी तो हम उसका प्रयोग वहां पे करेंगे, कुछ मिलता जुलता हो तभी हम उसका प्रयोग करेंगे। इसीलिए कहा है अनुभव का नियम बना लेते हैं जिसका प्रयोग अन्य परिस्थितियों में करते हैं, जिसका प्रयोग छात्र अन्य परिस्थितियों में करते हैं, लेकिन अन्य परिस्थितियों में तभी करते हैं जब दोनों परिस्थितियों में कुछ ना कुछ समानता होती है। तो ये हो गया मानसिक अनुशासन का नियम, समानव्यय का नियम, सामान्यीकरण का नियम। और नेक्स्ट हम बात करते हैं तो नेक्स्ट सिद्धांत है आरोपण का सिद्धांत, जिसके प्रतिपादन गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक है। जो भी गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक है उन्होंने इस अधिगम के अंतरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसको कहा जाता है आरोपण का सिद्धांत। आरोपण का सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि इन्होंने कहा कि एक परिस्थिति में अर्जित अंतर्दृष्टि या सूझ, जो हमने अंतर्दृष्टि या सूझ या आइडिया या तरीका जो हमने जान लिया है या जो हमारी समझ में आ गया है, जो हमने प्रयोग कर लिया है, वह उसका प्रयोग हम दूसरी परिस्थिति की समस्याओं को समाधान में भी कर सकते हैं। मतलब एक परिस्थिति में आया हुआ आइडिया या सूझ या अंतर्दृष्टि दूसरी परिस्थिति के समस्याओं के समाधान के लिए भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए दोनों परिस्थितियों में कुछ न कुछ समानता जरूरी है। इसीलिए उन्होंने कहा कि जब एक गेस्टाल्ट दूसरे गेस्टाल्ट पर आरोपित हो जाता है तभी अंतरण होता है। मतलब एक गेस्टाल्ट दूसरे गेस्टाल्ट पे आरोपित होने का मतलब उसमें लग जाना, फिट हो जाना। कहते ना कि ये स्विच देखते हैं उसमें फिट हो पाता है, नहीं हो पाता। फिट हो जाना मतलब लग जाना, उसमें आरोप सिद्ध हो जाना। कहने का मतलब उसमें समानता होना। एक परिस्थिति का दूसरे परिस्थिति में जब समानता होगी तभी एक उस परिस्थिति के सूझ का प्रयोग हम दूसरी परिस्थिति में कर सकते हैं। लेकिन इनका कहने का है कि एक परिस्थिति में जो अर्जित सूझ है, अंतर्दृष्टि है, अगर उसमें कुछ समानता होती है जो परिस्थिति नेक्स्ट परिस्थिति है तो उसमें उस शोध उस अंतर्दृष्टि का प्रयोग हम कर सकते हैं। ये तो था आरोपण का सिद्धांत। नेक्स्ट है सीखना सीखने के सिद्धांत। सीखना सीखने का सिद्धांत, इसमें यह कहा गया है कि व्यक्ति एक प्रकार के कार्य को करते करते उसी प्रकार के उससे उच्च कार्यों को भी करना सीख जाता है। नॉर्मली हम देखते हैं कि मोटर मैकेनिक पहले आता था राजदूत बना रहा था, आज आ रहा है पल्सर भी बना रहा है। मतलब मशीन में अंतर आया लेकिन फिर भी उसको बनाना वो सीख जाता है। हलवाई पहले कुछ खाना बनता था, आज कुछ और ढेर सारा खाना बने, लेकिन उसको भी वो बनाना सीख जाता है। कंप्यूटर चलाने वाला पहले कौन से जमाने का कौन सा वर्जन आता था, 20 साल पहले जो कंप्यूटर चला लेता था वो आज का भी कंप्यूटर चला लेना। तो मतलब एक प्रकार के अगर कार्य कर रहे हैं तो उससे उच्च आता है तो उसको भी हम आसानी से सीख जाते हैं। तो इसीलिए कहा है व्यक्ति एक प्रकार के कार्यों को करते करते उसी प्रकार के अन्य या उच्च कार्यों को भी करना सीख लेता है। और एक ये क्वेश्चन निकला है क्योंकि ये पूछा गया है तो इसको ये जान लीजिए कि अधिगम अंतरण पर सर्वप्रथम प्रयोग विलियम जेम्स ने किया था। सबसे पहला प्रयोग अधिगम अंतरण पर हमने अभी मानसिक अनुशासन के सिद्धांत की बात की थी तो उसमें बताया था कि विलियम जेम्स ने 1890 में और थॉर्नडाइक ने 1924 में प्रयोग करके इस सिद्धांत का खंडन किया था मानसिक अनुशासन का। तो सबसे पहले प्रयोग 1890 में विलियम जेम्स ने मानसिक अनुशासन की सत्यता की जांच करने के लिए किया था। इसके मानसिक अनुशासन की सत्यता की जांच के लिए। तो ये क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन है, टीटी का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको अलग से हमने कहा दिमाग में आया तो हम बता दें। अब अधिगम अंतरण के ये 5 सिद्धांत थे जो प्रचलित है, उसके बारे में हमने बता दिया। थोड़ा सा हम जानते हैं शैक्षिक मार्ग पाठ्यक्रम निर्माण में अधिगम अंतरण का महत्व।
जब हम पाठ्यक्रम बनाते हैं तो ये देखते हैं कि एक पाठ्यक्रम एक अनुशासन दूसरे अनुशासन से कितना ज्यादा उसमें मिल रहा है, कितना ज्यादा ट्रांसफर हो सकता है, या कितना ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे से कॉरिलेट हो सकते हैं, उसको हम ध्यान में रखकर बनाते हैं, जिससे बालक में एक परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान दूसरे परिस्थिति में आसानी से कर सके। शिक्षण विधि की दृष्टि से शिक्षण विधि अपनाई जाती है कि दोनों इस तरह से शिक्षण विधियों के द्वारा बताया जाए कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा समझ में आ सके, उनके अंदर जो सीखने की क्षमता है वो बढ़ सके, दो विषयों में इस तरह से समझ में आ सके कि अगर इसी तरह के अन्य कार्य उनके सामने आते हैं तो उसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सिद्धांत के अनुसार कि ये जो सीखा हुआ है इस ज्ञान का प्रयोग अन्य परिस्थितियों में भी कर सके, तो उसमें महत्व होता है अध्यापकों के लिए जैसे पूर्व ज्ञान की जांच करते हैं तो ये देखते हैं पूर्व ज्ञान का नवीन ज्ञान से संबंध स्थापित करने में, छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान के साथ जोड़ने में, तो विभिन्न प्रकार के कार्यों में भी अध्यापक इसका प्रयोग करते हैं कि इसका प्रयोग जैसे हम संस्कृत पढ़ा रहे होते हैं तो हम बताते हैं कि ऐसे हिंदी में भी होता है कि संस्कृत में इतने होते हैं, हिंदी में इतने होते हैं, बस ये डिफर होता है और सारा कुछ यही होता है। भौतिक विज्ञान पढ़ाते समय गणित के ज्ञान से कॉरिलेट करके पढ़ाते हैं, इतिहास का नागरिक शास्त्र से कॉरिलेट करके, तो उस प्रकार से अध्यापकों के लिए भी अंतरण का विशेष महत्व होता है। तो इसी के साथ अधिगम अंतरण का ये चैप्टर यही समाप्त होता है। आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, ढेर से सारे लोगों को शेयर करिए, जितने आपके संपर्क में उन सभी को शेयर करिए, तथा फीडबैक के लिए कमेंट जरूर करिए और शेयर करिए। अगर सब्सक्राइब भी ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। आपसे बार बार हम कह रहे हैं कि लाइक बटन जरूर दबाइए, नहीं पसंद आ रहा तो डिसलाइक कर दबाइए, लेकिन अगर पसंद आ रहा है तो लाइक का बटन जरूर दबाइए। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।